नमस्कार, हाय, हेलो, सत श्री अकाल, सलाम। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। देखिए, रात के 9 बज गए, वक्त हो गया है आपके सबसे पसंदीदा शो जागते रहो का। अब शुरू करते हैं खबरें और खबरों के पीछे की खबरों को जानने का सिलसिला। सबसे पहले समझेंगे कि क्या करेंगे यूक्रेन बॉर्डर पर मोदी के मंत्री। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि अपने 4 सबसे भरोसेमंद मंत्रियों को पीएम मोदी ने यूक्रेन बॉर्डर से सटे देशों में भेजा है। भारतीय राजनयिक पहले से वहां पर हैं। जाहिर है, सोशल मीडिया के जरिए जिस तरह से भारतीय छात्र अपनी तकलीफों को बयां कर रहे हैं, उसके चलते सरकार इस मामले में कोई कोताही बरतना नहीं चाह रही। ऑपरेशन गंगा के तहत अब तक तकरीबन 1500 के आसपास ही छात्रों को भारत वापस लाया जा सका है। अभी भी 17,000 से ज्यादा छात्र ऐसे हैं जो यूक्रेन के अलग अलग हिस्सों में फंसे हुए हैं। सबसे ज्यादा चुनौती है बम और बारूद के बीच में इन्हें कैसे निकाला जाए। उधर युद्ध है कि खतरनाक होता जा रहा है। 5 दिन हो गए दुनिया को बमों की बरसात देखते हुए, लेकिन ना तो यूक्रेन थक रहा है और ना ही रूस रुक रहा है। लेकिन सबसे बड़ा झटका रूस को लगा है और वो ये सोचने पर मजबूर है कि आखिर यूक्रेन अब तक टिका कैसे है। अब सवाल यह है कि क्या जंग में फंस गया है रूस, क्योंकि रूस ने अब अपने एटमी कमांड को एक्टिव कर दिया है। यानी कि युद्ध को किसी भी कीमत पर वो गंवाना नहीं चाहता। एटमी कमांड को एक्टिव करने का क्या मतलब है, ये हम अपने रक्षा विशेषज्ञों से जानेंगे। बात होगी रूस यूक्रेन युद्ध की और इसमें सबसे पहले बात करेंगे इंडिया न्यूज के मिशन एयरलिफ्ट की। यहाँ कोई शेल्टर और फूड प्रोवाइडेड नहीं है। वहाँ के जो कैफेज हैं ये भी हमारे लिए बंद कर दिए गए हैं। यूक्रेन में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशेष बैठक कर चुके हैं। इस बैठक में 4 मंत्रियों को यूक्रेन बॉर्डर में लगे 5 देशों में भेजने पर सहमति बनी है। हरदीप सिंह पुरी को हंगरी, इसके अलावा किरण रिजिजू को स्लोवाकिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोमानिया और मोल्डोवा और इसके अलावा जनरल वीके सिंह को पोलैंड भेजा जा रहा है। अब यहां आप साफ तौर पर देख सकते हैं कौन सा मंत्री कहां जा रहा है। केंद्र सरकार ने वहां फंसे भारतीय छात्रों को निकालने के लिए एक वैकल्पिक रेल रूट भी तैयार किया है। लेकिन देखिए कौन कौन कहां जा रहा है। रोमानिया जा रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, हरदीप सिंह पुरी हंगरी जा रहे हैं, स्लोवाकिया जो है वो किरण रिजिजू जा रहे हैं। तो ये जनरल वीके सिंह जो हैं वो पोलैंड जा रहे हैं और कीव जा रहे हैं। ये 4 मंत्री हैं सरकार के जो अब सीधे तौर पर युद्ध भूमि पर कदम रखेंगे, युद्ध भूमि के करीब पहुंचेंगे और वहां से भारतीयों को, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको मदद पहुंचाएंगे। आपको बता दें एक रेल रूट है। रेल रूट पश्चिमी यूक्रेन के उजोर रोड से हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट तक जाता है। आइए आपको एक मैप पर समझाते हैं कि कैसे भारतीय छात्रों को निकालने की तैयारी हो रही है। देखिए यहां पर मैप आएगा और इसके जरिए आप समझ सकेंगे कि कहां से कितनी दूरी है। रोमानिया, चेरनोवित्सी, कीव, शेहानीमेक्का, स्लोवाकिया, उजोरोड, ये कीव से सबकी दूरी। आप देखिए राजधानी कीव और ये यहां पे सारे चेक पोस्ट हैं। कीव में जो लोग फंसे हुए, कीव राजधानी यूक्रेन की और यूक्रेन की राजधानी से कितनी 623 किलोमीटर की दूरी पर शेहानीमेक्का है। 819 किलोमीटर की दूरी पर आप देख सकते हैं स्लोवाकिया है।
उझोरोड 793 किलोमीटर की दूरी पर है वहां से। आप देखिए चेरनावित्सी 530 किलोमीटर की दूरी पर है वहां से। तो यहां ये जो चेक पोस्ट हैं, यहां तक कीव से लेकर के पहुंचना है छात्रों को। और उसके बाद वहां सबसे बड़ा सवाल ये था कि छात्र छात्राएं जो वहां स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, उनका कहना था कि भाई हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, दूरियां बहुत हैं। कर्फ्यू हट गया और ट्रेनें भी वहां से शुरू हो चुकी हैं, क्योंकि उनकी दिक्कत सबसे बड़ी ये थी कि न बसों की सुविधा है न ट्रेनों की सुविधा है, तो हम जाएं कैसे। अब ये देखिए 819 किलोमीटर की दूरी, 819 किलोमीटर की दूरी युद्ध भूमि में कैसे तय की जाए, किस बस में तय की जाए, किस ट्रेन में तय की जाए। ट्रेनें तो चली नहीं रही थी, लेकिन अब अच्छी बात है कि कर्फ्यू हटा तो ट्रेनें चालू हुई, और ट्रेनें चालू हुई तो अब ये दूरी भी तय की जा सकेगी। भारत सरकार के ऑपरेशन गंगा के तहत अभी तक 6 फ्लाइट्स आ चुकी हैं। इनमें से करीब 1400 से 1500 छात्र जो हैं वो भारत आ चुके हैं, लेकिन 16,000 से 17,000 छात्र अब भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अभी तक रोमानिया और हंगरी से ही छात्र लाए गए हैं। इस तरह कुल 5 चेक पोस्ट तैयार किए गए हैं, हंगरी, रोमानिया, पोलैंड, स्लोवाकिया और मोल्डोवा। यहां आप देख सकते हैं ये फ्लाइट्स का पूरा ब्यौरा आपके सामने आ चुका है। 6 फ्लाइट्स जो आ चुकी हैं अब तक, वो कहां से आई हैं, कब 26 फरवरी को, 27 फरवरी को और 28 फरवरी को ये फ्लाइट्स आई थी। 26 फरवरी को एक फ्लाइट, 27 फरवरी को 3 और 28 फरवरी को 2 फ्लाइट्स आई थी। ये पहली फ्लाइट जो थी रोमानिया बुखारेस्ट से आई थी, दूसरी फ्लाइट 27 तारीख को भी रोमानिया से आई, फिर हंगरी से आई, और उसके बाद रोमानिया के बाद फिर हंगरी से ये फ्लाइट दिल्ली और मुंबई के लिए आई। पहली फ्लाइट मुंबई में लैंड की थी, जो कि 219 लोगों को लेकर के उतरी थी। उसके बाद अब जो लास्ट फ्लाइट आई है, छठी फ्लाइट, वो दिल्ली आई है 240 यात्रियों को वहां से लेकर के। दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है कि जो है कीव शहर में स्टूडेंट्स, अभी वहां पे कर्फ्यू नहीं है, आप निकल के जितना दूर हो सकता है आप रिस्क ना लेके कीव स्टेशन पे जाइए। वहां से ट्रेन्स चल रही हैं, आई थिंक कुछ फ्री, बिना शुल्क के वहां पे ट्रेन्स चल रही हैं। भीड़ होगी, हमारे अभी देखा मैंने एडवाइजरीज को फॉलो कीजिए। ये जो छठी फ्लाइट हमने आपको बताया, छठी फ्लाइट जो है अब से थोड़ी देर पहले दिल्ली पहुंची है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर छात्रों से मिलने खुद केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी पहुंचे। यूक्रेन से भारत लौटे भारतीयों ने वहां की स्थिति बताई। यूक्रेन से लौटे छात्रों ने सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। ये देखिए मुख्तार अब्बास नकवी साहब प्लेन के अंदर सभी लौटे हुए छात्र छात्राओं से मुलाकात कर रहे हैं, उनका हालचाल पूछ रहे हैं। इस समय में जो आपको तकलीफ हुई, जो कष्ट हुआ, हम सब उसको महसूस भी करते हैं, समझते भी हैं, और इसीलिए रात और दिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनकी निगरानी में हर हिंदुस्तानी को सुरक्षित भारत लाने के लिए दिन और रात भारत की सरकार काम कर रही है। एक बार फिर आपका हम स्वागत करते हैं, और आपका परिवार आपका बेचैनी से इंतजार कर रहा है। आप भी हमारे परिवार के हैं, इसीलिए हम आपके बीच में आए हैं। और भी 2 फ्लाइटें आ चुकी हैं अब तक, 2-3 फ्लाइटें, और लगातार जिन हालात में आप सब उन हालात से दो चार होंगे, उन हालात में हर भारतवासी सुरक्षित आए, ये हम सब का संकल्प है, और इस संकल्प के साथ हम काम कर रहे हैं। एक बार फिर से इस भारत माँ की धरती पर, इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर आपके सुरक्षित आने का हम स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं। जय हिंद। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बहुत 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 थैंक यू कहना चाहूंगी कि हमें इतनी जल्दी ऐसी सिचुएशन से निकाला गया। और बस मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, जो बच्चे एक्चुअल बहुत गलत सिचुएशन में वहाँ फंसे हुए हैं, उनको जल्दी से जल्दी निकाला जाए। कीव, खार्किव जैसी बहुत, मतलब अभी वहाँ पे बहुत कुछ सीरियस चल रहा है, बस वहाँ से बच्चों को निकाला जाए। नाउ आई एम वेरी ग्लैड टू हियर, और मेरे पेरेंट्स भी बहुत रिलीफ है, और मैं भी बहुत ज़्यादा रिलीफ हूँ कि इतने क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर आए, और अब हमें अच्छा लग रहा है, और हम बहुत थैंक्स कहना चाहते हैं। हम लोग उजरोड सिटी में थे, वहाँ से हमने हंगरी बॉर्डर क्रॉस करा, और हंगरी बॉर्डर फिर वहाँ से हम बुडापेस्ट एयरपोर्ट के वहाँ से हम यहाँ इंडिया आए। इंडियन एम्बेसी ने, जो यूक्रेन एम्बेसी ने, यूक्रेन के जो थे हमारे सर्स, उन्होंने काफ़ी हेल्प की, और दे हैव बीन प्रोवाइडेड अस वेरी गुड फूड। डर तो ऐसा कुछ नहीं था, और इंडियन एम्बेसी बहुत अच्छी, हमें मतलब अच्छी तरीके से हमें इंडिया से, यूक्रेन से इंडिया वापस लाई है। चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं। हमारे साथ रिटायर्ड कर्नल निखिल श्रीवास्तव हैं,
और रिटायर्ड कर्नल अपूर्व टंडन हमारे साथ हैं। निखिल श्रीवास्तव जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा सरकारी कोशिशों को आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी यही था कि कैसे वहां जो छात्र छात्राएं फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, और ये ऑपरेशन शुरू हो चुका है। लेकिन अब भी उन छात्र छात्राओं से हमने सुना कि कुछ लोग बहुत दुर्गम जगहों पर वहां पर छुपे हुए हैं बंकर बना करके, उन्हें यहां लाया जाना बहुत जरूरी है। कैसे देखते हैं सरकारी प्रयासों को? देखिए, सरकारी प्रयास तो हो रहे हैं, अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इस सरकार ने 4 मंत्री भेजे हैं और चार देशों में भेजे हुए हैं। तो बहुत ही हाई प्रोफाइल डेलीगेशन जो है वो गया हुआ है इन छात्रों को रेस्क्यू करने के लिए। हैविंग सेड दैट, अगर आप देखिएगा कि जंग की जो स्थितियां होती हैं वो बहुत ही दुर्गम स्थितियां होती हैं, और मतलब सिविलियंस को भी जो है जान का खतरा बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि गोली तो ये नहीं देखती है ना कि कोई फौजी है या जो लड़ने वाला सोल्जर है या सिविलियन है, वो तो गोली है चल गई, जिसको लग गई उसको वो घातक साबित होती है। तो एफर्ट्स हो रहे हैं, और मेरी समझ से जो वहां पे छात्र हैं उनकी तरफ से एफर्ट डालना चाहिए कि किसी तरह से निकल के सेफ जगह पे पहुंचे, जहां पे अपनी जो डेलीगेशन गई है, अपने जो रेस्क्यू वर्कर्स गए हुए हैं, वो उनको निकाल सके वहां से। मैं इसको इस तरह से देखता हूं। अपूर्व जी आपसे जानना चाहूंगा कि अभी श्रीवास्तव जी ने जैसे जिक्र किया, और हम भी लगातार बड़ी खबर बता रहे कि 4 मंत्री अब वहां जाने वाले हैं, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? 4 मंत्रियों को वहां भेजने की जरूरत क्यों पड़ी? पीएम खुद इस पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। देखिए, मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेस्क्यू मिशन है, मोर इंपॉर्टेंट देन एनी अदर रेस्क्यू मिशन दैट वी हैव हैड। इससे पहले जो भी रेस्क्यू मिशन हुए हैं उससे मैं कहता हूं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके छात्र हैं, ये आपका फ्यूचर है, या आपकी कंट्री का फ्यूचर है जो कि वहां पर स्टक है, राइट? तो मेरे हिसाब से इनको जो प्रायोरिटी दी जा रही है, जो इंपॉर्टेंस दी जा रही है, ये बहुत जरूरी है, और बिल्कुल ये सही दिशा में ये कदम है। साथ में मैं आपके व्यूअर्स को ये भी बताना चाहता हूं कि लोकली जो जैसे कि यूक्रेन के अंदर एक पूरा महकमा है जो इंडियन एम्बेसी के साथ एक डिफेंस अटैची होते हैं, उनका पूरा स्टाफ होता है, तो एक पूरा महकमा है जो इन स्टूडेंट्स को भी रीच आउट करके और उनकी हेल्प कर रहा है जी। जैसा कि हमने पढ़ा है, जैसा कि हम लोग सुन रहे हैं, उनको पूरी तरह से उनकी मदद की जा रही है। कुछ न्यूज ऐसी भी आ रही है कि कुछ जगह स्टूडेंट्स के साथ मार पिटाई या उनके हाथापाई भी हुई है, मगर मुझे लगता है ये आइसोलेटेड सिचुएशंस हैं जहां पर कि हो सकता है वो मदद वहां तक नहीं पहुंच पाई हो। मगर जिस तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से वॉर स्केल पर, जैसा निखिल ने बोला, वॉर स्केल पर, वॉर फुटिंग पे ये काम हो रहा है, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट वाज नीडेड, और ये बिल्कुल सही काम और सही तरीके से हो रहा है। ये 4 मंत्रियों के जाने से उस काम में जो तेजी आएगी, जो अर्जेंसी आएगी, और जिस तरह का की जवाबदारी बढ़ेगी यूक्रेन गवर्नमेंट की, और जो जिन कंट्रीज में ये जा रहे हैं उन कंट्रीज की गवर्नमेंट की जो जवाबदारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप। निखिल जी और अपूर्व जी, हमारे साथ आप बने रहिएगा, आगे भी आपके पास लौटेंगे। फिलहाल दर्शकों को बता दें कि हर छात्र दिल्ली और मुंबई पहुंचे छात्रों की तरह किस्मत वाला नहीं है, क्योंकि छात्रों को वहां से निकालना इतना आसान भी नहीं है। रोमानिया बॉर्डर पर भारतीय छात्र छात्राओं से यूक्रेन के जवानों ने बदसलूकी की है, जिसका वीडियो सामने आया है। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के सैनिक भारतीय छात्र छात्राओं को वहां से जबरदस्ती हटा रहे हैं। इनमें से अलीगढ़ की भी कई छात्राएं शामिल हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये वीडियो देखिए, ये वही वीडियो है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं। यूक्रेनी सैनिक हैं जो भारतीय छात्र छात्राओं को प्रताड़ित कर रहे हैं वहां पर। इस वीडियो में साफ तौर पर ये देखा जा सकता है। ये देखिए, जैसा आप देख सकते हैं, हम सभी जितने भी स्टूडेंट्स पीछे फंस रखे हैं सारे टर्नोपिल के हैं, और जैसे कि हम 3 दिन से यहाँ फंस रखे हैं और -5 डिग्री का टेम्परेचर हो रखा है, और यहाँ कोई शेल्टर और फूड प्रोवाइडेड नहीं है। वहाँ के जो कैफेस हैं ये भी हमारे लिए बंद कर दिया गया है, और जैसे कि बोला जा रहा है कि एम्बेसी इवैक्यूएट कर रही है, हमें कोई इवैक्यूएशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे कुछ सेलेक्टेड जो कॉलेजेस है उनको उनके एजेंट्स आके हेल्प कर रही है अंदर जाने के लिए, और हमारे भी कॉलेज से कोई एजेंट्स वगैरह नहीं आए हैं, और हम यहाँ अभी भी फंस रखे हैं ठंड में। और यहाँ देख लीजिए आप, हालत सब स्टूडेंट्स ऐसे ही हैं, और तो यहाँ पे कोई टॉयलेट्स है और सब ना टॉयलेट की फैसिलिटी है, ना सोने की, कोई घास में सो रहा है, कोई रेस्टोरेंट के अंदर फ्लोर में सो रहा है। ये हो रहा है इवैक्यूएशन एम्बेसी की तरफ से। आप देख सकते हैं, ये है इनका इवैक्यूएशन। रोमानिया में कुछ छात्र फंसे हुए हैं, अब आपको उनका दर्द भी सुनाते हैं। ये तस्वीरें देखिए,
रोमानिया बॉर्डर की तस्वीरें, जहां हजारों लोग फंसे हुए हैं। बॉर्डर क्रॉस करने में भी उन्हें परेशानी हो रही है। कई घंटों में कुछ एक लोगों को केवल बॉर्डर क्रॉस कराया जाता है। मैं राहुल कुमार बोल रहा हूं। मैं इवानो फ्रांसिस मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूं और हमें बोला गया था कि हम रोमानिया के बॉर्डर पे पहुंच जाए, यहां से हमें निकाल दिया जाएगा। हम 2 दिन से यहां पर आए हुए हैं। पहले तो हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पर पूरे यहाँ आए। एक बस हमने बुक की और हम यहाँ पे आए बॉर्डर पे। और हमने जब एम्बेसी से बात की तो वो बोले आप सिर्फ बॉर्डर पे आ जाइए, बॉर्डर से निकालना हमारी जिम्मेदारी है। हम यहाँ 2 दिन से पड़े हुए हैं, लाइन पे, लंबी लाइन पे खड़े हैं। कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाला कोई नहीं है। जब एम्बेसी, देखिए, छात्र जो है सिर्फ समस्याओं से नहीं लड़ रहे। बॉर्डर पर फंसे छात्र पुलिस की लाठियां और लात घूसों से भी लड़ रहे हैं। भारतीय छात्र जो सिर्फ खाने पीने और भूखे प्यासे नहीं लड़ रहे छात्रों को वहां ठंडे मौसम से भी लड़ना पड़ रहा है। वहां का तापमान -10 है और भारतीय छात्रों के पास शेल्टर भी नहीं है। अभी आपने एक छात्र से ये सुना। अब देखिए स्लोवाकिया में कितना है, -4 डिग्री तापमान है स्लोवाकिया में। इसके अलावा रोमानिया में 1 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त है। आप ये देखिए -6 डिग्री पोलैंड में इस वक्त टेम्परेचर है। हंगरी में -2 डिग्री टेम्परेचर है। ये वहां की स्थिति है। -2, -4, -6, 1 डिग्री टेम्परेचर। आप सोचिए कि बर्फ जमा देने वाली, हांड कपा देने वाली ये ठंड है। सोचिए, इस तापमान से लड़ने के लिए विशेष सूट की जरूरत पड़ती है जो सैनिकों के पास है। लेकिन भारतीय छात्र मामूली जैकेट और स्वेटर से ठंड का मुकाबला कर रहे हैं। कभी सोचा नहीं था उन्होंने कि रात ऐसे काटनी पड़ेगी -, डिग्री टेम्परेचर में। अब देखिए, पोलैंड और यूक्रेन स्थित भारतीय एम्बेसीज के निर्देशों में विरोधाभास के चलते भारी ठंड में छात्र फंस गए। इनमें से कई छात्र हाइपोथर्मिया यानी ठंड की वजह से शरीर के तापमान में तेजी से गिरावट आने वाली कंडीशन के शिकार हो चुके हैं। रूस की बमबारी से बचकर निकले ये छात्र -3 डिग्री में खुले आसमान के नीचे नई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। क्या होता है हाइपोथर्मिया, बताते हैं आपको। हाइपोथर्मिया में शरीर का तापमान असामान्य रूप से नीचे गिरने लगता है। शरीर गर्मी पैदा करने की अपनी ताकत खो देता है। दिमाग का हिस्सा भी सुन्न पड़ जाता है, जिसके चलते कपकपी होने लगती है, थकान महसूस होने लगती है और तेजी से सांस लेनी पड़ती है। त्वचा जो है वो ठंडी पड़ने लगती है, जबान लड़खड़ाने लगती है और एक वक्त के बाद बेहोशी और बेहोशी के बाद मृत्यु तक हो सकती है। सोचिए, युद्ध के चलते कहां फंस गए हैं भारतीय छात्र। बमबारी से बचे तो हाइपोथर्मिया के शिकार होने का खतरा आ गया। निखिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ और अपूर्व जी हमारे साथ बने हुए हैं। निखिल जी, ये आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली कहावत यहां पर नजर आ रही है। किसी तरह बमबारी से बचे, बॉर्डर पर आए तो वहां -4, -6 डिग्री में सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। हाइपोथर्मिया तक का खतरा मंडराने लगा है। हाँ, ये सिचुएशन तो ऐसी होती है क्योंकि वो सब बहुत कोल्ड कंट्रीज है, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस वहाँ पे हैं और इन छात्रों के पास किस कंडीशन में निकले हैं वहाँ से, अपने कॉलेजेस से या अपने घरों से या अपने जहाँ रहने की जगह उनकी है, एडिक्वेटली क्लोथ होना चाहिए और इंडियन एम्बेसी को भी रिस्पॉन्सिव होना चाहिए। उनको थोड़ा ज्यादा रिस्पॉन्स दिखाना चाहिए इनको बच्चों को निकालने के लिए वहाँ से। दैट इज द रिक्वायरमेंट, इट इज अ इमरजेंसी सिचुएशन and if required the armed forces of India should be put into service to rescue these people, इनको रेस्क्यू करने के लिए। जी अपूर्व जी, यहां जिस तरीके की बदसलूकी का वीडियो हमने देखा, ये छात्रों के साथ सैनिक क्यों बदसलूकी कर रहे हैं? क्या ये मानवता है? मतलब इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। कई छात्रों ने यह भी कहा कि भारतीय झंडा देखकर वहां पर रशियन सैनिक और यूक्रेनियन सैनिक सैल्यूट कर रहे हैं, लेकिन ये तस्वीर भी है जहां यूक्रेन के सैनिक जो है हमारे लोगों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। देखिए, मुझे जो यहां पर एक एजेंडा सा लग रहा है वो ये है कि जो पूरे विश्व में जो जिस तरह का माहौल पैदा हुआ है और जिस तरह की सहानुभूति इनके लिए, यूक्रेन के रिफ्यूजीज के लिए बन रही है, वहां पर शोइंग इंडियन स्टूडेंट्स क्रॉसिंग द बॉर्डर या इंडियन स्टूडेंट्स बॉर्डर क्रॉस करते हुए, ये कोई बड़ी न्यूज नहीं। बड़ी न्यूज ये है कि यूक्रेन से शरणार्थी जा रहे हैं बाहर और यूक्रेन छोड़ के उनको भागना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है
कि यहाँ पर कहीं ना कहीं एक कुछ है जिसकी वजह से वो प्रायोरिटी दी जा रही है कि यूक्रेनियन नागरिकों को पहले निकाला जाए, क्योंकि वो न्यूज है, क्योंकि वो पूरा वर्ल्ड सुनना चाहता है, वो पूरा वर्ल्ड देखना चाह रहा है जी। बाकी के जितने लोग हैं वो नॉन प्रायोरिटी है, जिसमें हमारे अनफॉर्चुनेटली इंडियन स्टूडेंट्स भी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो एक मैं साजिश तो नहीं कहूंगा, मगर मैं कहूंगा कि ये एक निर्देश हैं जो सोल्जर्स को मिले हुए हैं, जो आर्मी को वहां मिले हुए हैं, कि आपने पहले प्रायोरिटी देनी है उसको बाहर निकलने के लिए, और उसके बाद अगर कोई निकल सकता है तो वो निकले। तो मुझे लगता है इस वजह से ये स्टूडेंट्स के साथ ऐसी बदसलूकी हुई है। और दोबारा मैं कहूंगा कि इस चीज को अब नियंत्रण में लाने के लिए जो यहां से नेताओं को भेजा जा रहा है, दैट शुड बी वेरी हेल्पफुल, बिकॉज अब ये लोग जाकर इन सब स्थितियों में काबू कर पाएंगे और अब स्टूडेंट्स को सही तरीके से बाहर निकाला जा सकेगा। चलिए, हमारे दोनों ही रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इसी तरीके से बने रहेंगे। अब आपको पाकिस्तानी छात्रों का दर्द सुनना चाहिए। सुनिए पाकिस्तानी छात्र क्या कहते हैं जो वहां फंसे हुए। So this black lady wanted to escape Ukraine like other citizens. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, एम्बेसी की तरफ से कोई रिस्पांस आया? कोई रिस्पांस नहीं है। तो आप बताएं कि कैसा दिन गुजरा आपका? सुबह से मैं देख रहा हूँ आप लोग इधर बैठे हुए। हम लोग यहाँ पर परेशान हैं, उनको कोई टेंशन ही नहीं है। हमसे बेहतर तो इंडियंस है, हमें पाकिस्तानी होने का नुकसान हो रहा है यहाँ पर। अच्छा, जैसे देख रहे हैं मेरी बहन को पाकिस्तानी होने के पे गर्व नहीं महसूस हो रहा। ये हमारे भाई बाकर साहब है, ये लास्ट ईयर के स्टूडेंट है जी। मैं डिग्री मिलने वाली थी, डिग्री भी नहीं मिली, और हमारी पाकिस्तान एम्बेसी ने बिल्कुल किसी किस्म की कोई हेल्प नहीं की। सरासर पाकिस्तान में झूठ बताया जा रहा है। इधर बेखरों की जिंदगी गुजार रहे हैं। 7 घंटे से मैं इधर बैठा हुआ हूँ, ना कुछ खाया, ना कोई घर है, ना कुछ है। वहाँ पे अटैक हो रहा है, ऊपर से बम गिरा रहे हैं वो। प्लीज मेरी पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से रिक्वेस्ट है, हमारी हेल्प की जाए, हमें यहाँ से निकाला जाए। मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से। देखिए, पाकिस्तान के छात्र अलग परेशान हैं, उधर पुतिन भी परेशान है। दोनों की परेशानियां अलग अलग हैं। पुतिन की परेशानी क्या है कि अब तक यूक्रेन उसके सामने युद्ध में टिका कैसे है, बताएंगे आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जागते रहो। 48 घंटे में कीव पर कब्जे का ख्वाब देख रहे थे पुतिन। क्या रूस ने यूक्रेन की ताकत को कम आंका? पुतिन ने सोचा था कि आराम से यूक्रेन के राष्ट्रपति उनके सामने आत्मसमर्पण कर देंगे, घुटने टेक देंगे और कीव समेत यूक्रेन के 4 बड़े शहरों पर उनका कब्जा हो जाएगा। लेकिन ऐसा अब तक नहीं हो पाया। अब ऐसा लग रहा है कि पुतिन फंस गए हैं यूक्रेन की हिम्मत के सामने। पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको ये 4 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए कैसे यूक्रेन के लोग मैदान में उतरकर रूस की सेना से लोहा ले रहे हैं। यूक्रेन के लोगों के इस हौसले ने रूसी सेना के मनोबल को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखिए कैसे एक महिला रूसी सैनिक से टकरा गई, वहीं एक आदमी अकेला सड़क पर उतर आया रूसी टैंकों से टकराने के लिए। एक आदमी रूसी टैंकों को ट्रैक्टर से ही खींच रहा है। और चौथी तस्वीर एक रूसी महिला सैनिक की है जिसे उम्मीद है कि एक नया सवेरा होगा। हिम्मत, हौसला, जज्बा और उम्मीद की इन तस्वीरों ने रूस के इरादों पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। Я живая. Пока что. Все будет у нас хорошо. Солнце светит. Птички поют. Я живая. Пока что. Все будет у нас хорошо. Солнце светит. Птички поют. यूक्रेन पर रूस की बमबारी सोमवार को 5वें दिन भी जारी है। जंग खत्म करने के लिए दोनों देश बेलारूस में बातचीत कर रहे हैं। बातचीत से पहले यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि हमें इस बातचीत के कामयाब होने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन अमन की कोशिश करने में कोई हर्ज भी नहीं है। दूसरी तरफ यूक्रेन पर 48 घंटे में कब्जा करने का सपना तबाह होते देखकर व्लादिमीर पुतिन ने एटमी हथियारों के इस्तेमाल का खौफनाक प्लान बनाया है। आपको बता दें, उधर बम बारूद के बीच बेलारूस में बातचीत जारी है। अगर रूस बातचीत की पहल कर रहा है, इसका मतलब साफ है कि रूस के हाथ पांव अब फूल गए हैं। अब जब रूस बातचीत की पहल कर रहा है तो यूक्रेन तेवर दिखा रहा है। आपको इससे जुड़ी खास बात बता दें,
बेलारूस बॉर्डर पर रूस यूक्रेन के बीच बैठक जारी है। आपको बता दें, युद्ध के बीच रूस यूक्रेन के बीच पहली बार बातचीत हो रही है। रूस से व्यापारिक रिश्ते खत्म हो, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने पुतिन को हिटलर कहा। पुतिन 21वीं सदी का हिटलर है, यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा। बेलारूस बॉर्डर पर यह बातचीत चल रही है। बातचीत शुरू होने से पहले यूक्रेन ने रूस से कहा कि वो अपनी सेना को यूक्रेन बॉर्डर से हटाए। दूसरी तरफ बेलारूस रूस का साथ देने के लिए यूक्रेन में सैनिकों को भेजने की तैयारी कर रहा है। ये वहां की मौजूदा स्थिति है। बम बारूद और उसके बीच बातचीत का सिलसिला भी लगातार जारी है। आपको बता दें, उधर रूसी पूरी ताकत लगा रहे हैं यूक्रेन की पहचान मिटाने में। दुनिया का सबसे बड़ा विमान मरिया यूक्रेन के पास था, लेकिन अब वो जंग की भेंट चढ़ चुका है। दुनिया का सबसे बड़ा विमान मरिया अब नहीं रहा। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सबसे बड़े विमान को नष्ट कर दिया है। होस्टोमेल एयरपोर्ट पर रूस ने गोलाबारी करके विमान को जलाया। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने फोटो पोस्ट करके दुख बयान किया है। विमान AN-225 मरिया की फोटो पोस्ट करके दुख बयान किया गया है। वो हमारा सपना नष्ट नहीं कर पाएंगे, इस विमान की फोटो के साथ ये लिखा है। साफ है, यूक्रेन अपने हौसलों को बनाकर रखे हुए है और रूस उस हौसले पर चोट कर रहा है। ये वो विमान जो सबसे बड़ी ताकत हुआ करता था यूक्रेन की, लेकिन अब ये विमान नष्ट हो चुका है। रूस ने इसे तबाह कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यूक्रेन टिका कैसे है। रूसी हमले का 5वां दिन आज यूक्रेन की सेना के लिए बेहद मुश्किल समय। हर दिशा से हमले कर रहा है रूस, यूक्रेन की सेना ने कहा है। रूस हर दिशा से गोला बारूद बरसा रहा है। रूसी सैनिकों का दक्षिणी बंदरगाह बर्यांस्क पर कब्जा हो चुका है। इसके बावजूद यूक्रेन पूरी ताकत से रूस से लड़ रहा है। कैसे? सवाल यह है कि कैसे टिका हुआ है रूस। देखिए, इसके पीछे है अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश। जी हां, अमेरिका से 2.62 करोड़ की सैन्य मदद मिली है। जर्मनी से 1000 एंटी टैंक मिसाइल, बेल्जियम से रोमानिया में 300 सैनिक पहुंचाए गए हैं। स्वीडन से जंग और तकनीक की मदद मिल रही है। ब्रिटेन से लॉजिस्टिक्स ऑपरेशन में मदद मिल रही है। फ्रांस से 2.53 करोड़ के सैन्य उपकरण मिले हैं। नेदरलैंड्स से 200 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल्स, पोलैंड से सैन्य और बाकी मदद यूक्रेन को मिल रही है। इसके अलावा और भी कई देश हैं जो गोपनीय तरीके से यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, जिसके चलते पिद्दे से यूक्रेन ने जिद्दी रूस के पसीने छुड़ा दिए हैं। आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूस का सपना साकार नहीं हुआ और नतीजा ये कि अब रूस के हाथ पांव फूल चुके हैं। निखिल श्रीवास्तव जी, रक्षा विशेषज्ञ रिटायर्ड कर्नल, हमारे साथ मौजूद हैं और अपूर्व टंडन, रिटायर्ड कर्नल रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ हैं। अपूर्व टंडन जी, सबसे अहम सवाल, 48 घंटे में रूस ने कहा था कि मुझे तो 2 दिन लगेंगे, मैं यूक्रेन पर कब्जा कर लूंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। यूक्रेन भी पूरी ताकत से लड़ रहा है और अब ऐसा लगता है कि रूस के हाथ पांव फूलने लगे। देखिए, मैं थोड़ा सा आपके साथ डिसएग्री करूंगा। ये एक वॉर टैक्टिक्स भी होती है, इसको कहते हैं टैक्टिकल पॉज, कि जिसमें कि आप इनिशियली आक्रमण करते हैं, जो कि रूस ने करा। और जैसा आपने अपने दर्शकों को बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट मारिया अब नहीं रहा, तो रूस ने एक बहुत प्लान तरीके से पहले यूक्रेन के जितने इंपॉर्टेंट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थे उनको डिस्ट्रॉय किया, जिसके बारे में आप शायद बहुत ज्यादा बताया नहीं जा रहा है, मगर कई सारे ऐसे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं जिनको रूस ने ऑलरेडी डिस्ट्रॉय कर दिया है। और अब रूस जो काइव के ऊपर चढ़ाई करने के लिए तैयार है, एंड दे आर ऑलमोस्ट एट द बॉर्डर ऑफ काइव। तो मैं यही नहीं कहूंगा कि उनके हाथ पांव फूल गए, बट रूस को अब ये लग रहा है और उनको पता चल रहा है कि पूरी दुनिया का सपोर्ट जो जिस तरह से यूक्रेन को मिल रहा है और जिस तरह से रूस को एक विलन के तौर पे दर्शाया जा रहा है पूरी दुनिया में, जिस तरह की उनकी इमेज बन रही है, उससे उनके ट्रेड को आने वाले दिनों में, उनकी डिप्लोमेसी को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। और इसकी ये वजह है जो मुझे लगता है कि रूस ने बातचीत के लिए हामी भरी है। बातचीत ऑलरेडी शुरू हो गई बेलारूस में, जैसा आपने बताया, और इसको मैं एक डर नहीं बोलूंगा, बट मैं उसको बोलूंगा एक टैक्टिकल पॉज है। वो देखना चाहते हैं कि बातचीत कहां बढ़ती है, किस तरह से क्या उसका अंजाम होता है, और डिपेंडिंग ऑन कि उस बातचीत में किस तरह से यूक्रेन रिएक्ट करता है, जिस तरह से कोऑपरेट करता है,
उसके हिसाब से उनकी अगली कार्रवाई होगी। मेरे हिसाब से ये बहुत सोची समझी साजिश है या सोचा समझा तरीका है वॉर का, जो कि रूस अपना रहा है। निखिल श्रीवास्तव जी, लेकिन सवाल यह है कि बम बारूद के बीच बातचीत, एटमी कमांड को एक्टिव कर दिया है रूस ने। इस बीच बातचीत का क्या मतलब? देखिए, एटॉमिक कमांड को एक्टिव करने का मतलब इज ओनली डेटरेंस। कोई भी सेन आदमी, कोई भी इंसान थोड़ा सा बुद्धि है, थोड़ा सा गैरत है, वो न्यूक्लियर वेपन को कभी नहीं यूज करेगा। तो ये एक डेटरेंस का तरीका है, ये डराने का तरीका है दुनिया को कि नॉट ओनली टू यूक्रेन, ये बेसिकली ये मैसेज है वेस्टर्न कंट्रीज के लिए और अमेरिका के लिए कि हम न्यूक्लियर को भी यूज कर सकते हैं। तो ये एक डराने का तरीका है। और जहां तक बातचीत की सवाल है तो वो कोई भी मसला हो वो जंग से हल नहीं होगा, वो होगा हल बातचीत से ही। तो ये पुतिन की सोची समझी नीति है कि एक तरफ तो आप धमकाते रहो और डराते रहो और दूसरी तरफ ये भी दिखाओ कि हम बातचीत को भी तैयार हैं, जिससे कि एक बैलेंस बना के चलो। और जैसे कि अपूर सर ने कहा कि एक पॉज लिया है रशिया ने, मेरे हिसाब से भी ये बिल्कुल सही आंकड़ा है कि एक पॉज लिया हुआ है रशिया ने। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास, दोनों ही रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बने रहेंगे। लेकिन हम अगर बात कर रहे हैं एटॉमिक कमांड को एक्टिव किया है रशिया ने, तो इसका मतलब क्या है? आइए आपको बताते हैं कि एटमी कमांड ऑन होने का क्या मतलब है, क्यों ऐसी नौबत आती है और ये कितना खतरनाक होता है, दुनिया को इससे कितना खतरा हो सकता है। अब समझिए इस चीज को। देखिए, एटमी खतरे की आशंका होने पर एटमी कमांड ऑन किया जाता है। बड़ी बातें आप देख लीजिए। यहां पर लॉन्चिंग सर्किट को तार से कनेक्ट किया जाता है। न्यूक्लियर कमांड ऑन होने पर एक्टिव मोड में आ जाता है। एक्टिव मोड में जब ये आ जाता है, प्रेसिडेंट के कहने पर परमाणु हथियार एक्टिव किए जाते हैं। एक्टिव मोड के दौरान ही टारगेट भी सेट किए जाते हैं बाकायदा कि हमला कहां का करना है। टारगेट के लिए आपको बता दें लॉन्गिट्यूड और एटीट्यूड सेट किए जाते हैं बाकायदा। हर परमाणु बम का एक नंबर होता है। प्रेसिडेंट के तय नंबर कहने पर न्यूक्लियर अटैक किया जाता है। लॉन्च ऑर्डर मिलने पर तुरंत हमला कर दिया जाता है, फिर सोचा समझा नहीं जाता। शांति काल में एटमी कमांड अलर्ट पर नहीं रहते हैं। शांति काल में लॉन्चिंग सर्किट डिस्कनेक्टेड रहते हैं, डिस्कनेक्ट कर दिए जाते हैं। एटमी कमांड एक्टिव होने का यह मतलब है कि अब प्रेसिडेंट का आदेश और उसके बाद एटमी हमला। लेकिन यह इतना आसान भी नहीं है। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन तुर्की के खतरनाक लड़ाकू ड्रोन बेरखतार TV-2 का भी यूज कर रहा है। इस ड्रोन से यूक्रेन ने रूस की तेल से भरी पूरी ट्रेन उड़ा दी। यह ट्रेन रूस की सेना को ईंधन सप्लाई करने के लिए जा रही थी। यही नहीं, यूक्रेन मीडिया का दावा है कि इस ड्रोन सिस्टम से खार्किव के पास रशियन आर्मी के एक पूरे कॉलम को तबाह कर दिया गया है। देखिए तुर्की का बेरकतार कैसे रूस के टैंक को निशाने पर ले रहा है। इस ड्रोन ने रूसी सेना की नींद उड़ा दी है। Салют, ох, як все порозвісало гарно. Слухай, ну щось це він тікає, походу, цього бука, я так думаю. Чи ні? В сторону. Посипало і пішло подивитися. Ну щось вони... Це він тікає, походу, цього бука, я так думаю. हमारे साथ हमारे दोनों ही मेहमान बने हुए हैं। मैं निखिल श्रीवास्तव जी आपसे जानना चाहूंगा कि किसी भी मामले में यूक्रेन कम नहीं पड़ रहा, लेकिन सवाल यह कि जिस तरीके से ये युद्ध बड़ा होता जा रहा है, ये कितनी खतरनाक बात है? देखिए, यूक्रेन का जहां तक सवाल है वो अपने सर्वाइवल के लिए लड़ रहे हैं और आपने देखा सिटीजन्स का जज्बा टीवी में और न्यूज में आ रहा है किस तरह से। प्लस उनके पास जो है हथियार जो है वेस्टर्न कंट्री से, अमेरिका से, जर्मनी से हथियार आ रहे हैं जो कि जज्बे के साथ अगर उस हथियार को जोड़ दिया जाए तो ये एक बहुत ही डेंजरस और खतरनाक कॉम्बिनेशन बन जाता है। जहां तक एस्केलेशन का सवाल है, दुनिया के लिए एक तो इकोनॉमिक हालात पे इसका असर पड़ेगा। इकोनॉमिक के जो सप्लाई चेन्स थे वो ब्रेक होंगे। प्लस क्या है कि तेल के प्राइसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देखिए इसका ये होगा। और अगर ये एस्केलेट होता है तो हो सकता है आगे चल के और भी कंट्रीज अफेक्टेड हो वॉर पे, मिलिटरीली हो सकता है अमेरिका इंटरवीन करे, तो शक्ल कुछ और हो सकती है इस जंग की। कर्नल अपूर्व टंडन, जेलेंस्की ने साफ कहा है
कि उसे बातचीत से कोई उम्मीद नहीं है। और साथ ही जेलेंस्की ने यह भी कहा है कि हम किसी से कम नहीं है, कई देश हमारी मदद कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? देखिए, ये मुझे जो लगता है वो एक प्रेसिडेंट जेलेंस्की का एक रटा रटाया सा डायलॉग है जो चला आ रहा है, जो फ्रॉम द टाइम द वॉर स्टार्टेड, कि हम किसी से कम नहीं है, हम पूरा जवाब दे रहे हैं, मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। और ये चीज, ये ठीक है, ये एक और उनके जज्बे को मैं सल्यूट करता हूं कि एज अ प्रेसिडेंट उनका ये बोलना जरूरी है अपनी कंट्री का मोराल अप रखने के लिए, अपने सोल्जर्स का मोराल अप रखने के लिए। मगर जैसा कि आपने बताया पिछली उसमें कि एक तरफ आपकी बातचीत चल रही है, एक तरफ रूस आपसे बातचीत करना चाह रहा है, आप रूस से बातचीत करना चाह रहे हैं, और साथ में आपकी तरफ से ये बयानबाजी तोड़ जवाब दे रहे हैं, रशिया का हमने इतना डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे पास काफी देशों की मदद मिल रही है, काफी देशों का साथ है हमारे साथ। तो ये कुछ थोड़ा सा वेरिएंस में चल रहा है, मुझे जो लगता है कि एक तरफ आप बातचीत करना चाहते हैं, उसको सुलह करना चाहते हैं, और एक तरफ आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। और इस तरह की बयानबाजी अगर आप देखें तो ऐसी कोई बयानबाजी रशिया की तरफ से अभी तक मैंने नहीं सुनी है कि जहां पर उन्होंने बोला हो कि हमने बर्बाद कर दिया, नश्ते नाबूद कर दिया, इस तरह की कोई बयानबाजी वहां से नहीं हो रही है। एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगा कि जैसा कि निखिल ने भी बताया कि अगर ये वॉर ज्यादा चली तो मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा जिसको नुकसान होने वाला है वो है इन कंट्रीज के आम लोगों को जो इस समय यूक्रेन को सपोर्ट कर रही हैं, स्टार्टिंग विद अमेरिका, जहां पर अमेरिका की एनर्जी क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ जानी है अगर ये बहुत ज्यादा लंबा चलता है। और अगर ये सैंक्शंस जो कह रहे हैं कि वो लगा रहे हैं, जो मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा टाइम टिकेंगे ये सैंक्शंस, मगर अगर ये सैंक्शंस लगाते हैं, द ओनली पीपल हु विल सफर इज द कॉमन पीपल इन दीज कंट्रीज। प्लीज अंडरस्टैंड दैट। निखिल जी, तो सब यहाँ एक बहुत अहम सवाल अपूर्व जी ने आम जनता का उठाया कि जो यूक्रेन के आम लोग हैं वो सबसे ज्यादा सफर करेंगे। मेरा अगला सवाल यही है कि यूक्रेन की आम जनता भी अब युद्ध के मैदान में कूद पड़ी। हमने अभी वीडियोस भी देखे, कई लोगों ने बंदूकें उठा ली हैं और वो रूसी सेना के सामने डटकर खड़े हुए हैं, जिससे उनको भी कीव में दाखिल होने में दिक्कत हो रही है। ये कितना बड़ा संकेत है कि आम जनता भी अब युद्ध में भागीदार बन रही है? नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए यूक्रेन जैसी कंट्री के पास इंडिया जैसी कंट्री के जैसी फौज नहीं है। द स्ट्रेंथ दैट वी हैव, फौज की जो नफरी हमारे पास है, जितनी फौज की स्ट्रेंथ हमारे पास है, वो स्ट्रेंथ दुनिया के बहुत कम कंट्रीज के पास है। तो यूक्रेन का द ओनली वे टू फाइट अ बिग कंट्री लाइक रशिया इज कि हर एक सक्षम आदमी, हर एक फिट आदमी या औरत जो हथियार चला सकते हैं, उनको ट्रेन किया जा रहा है और उनको हथियार दिए जा रहे हैं। नॉट दैट इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आप सारे सिविलियंस को हथियार दिए जा रहे हैं और थोक के भाव में एवरीबडी हैज बीन वेपनाइज्ड। लेकिन निखिल श्रीवास्तव जी, आम जनता का इस तरीके से युद्ध में आ जाना, ये किस तरीके का संकेत है रूस के लिए? देखिए, एक चीज समझनी होगी यहाँ पे कि यूक्रेन में जो लोग हैं, जो आम जनता है, यूक्रेन इटसेल्फ जो है वो अपनी सर्वाइवल के लिए लड़ाई लड़ रहा है। रशिया जो है वो उनके देश में घुस गया है, अभी उनके कैपिटल के आसपास पहुंच गया है। तो अब रास्ता कोई है नहीं उनके पास लड़ने के अलावा। अगर आजादी प्यारी है, अगर पेट्रियोटिज्म प्यारा है, जज्बा प्यारा है, तो आम जनता को भी लड़ना पड़ेगा। ये सर्वाइवल की बात है। तो इसमें मेरे हिसाब से दे विल बी डूइंग दिस, वो करेंगे। वो कोई भी देश का सेल्फ रिस्पेक्टिंग नागरिक होगा, कोई भी देश हो दुनिया का, वो ये करेगा, अपने देश के लिए वो लड़ेगा। मगर जैसा आपने बताया कि रशियन आर्मी के लिए एक ये बहुत बड़ा मैसेज है, आपने सही कहा कि आप एक देश पे कब्जा कर लेंगे अपनी माइट के साथ और अपने बिकॉज यू आर अ सुपीरियर कंट्री। मगर आप जिस तरह का जज्बा यूक्रेन की कॉमन पब्लिक ने दिखाया है, रशिया को अब ये भी पता चल रहा है कि हम कब्जा जरूर कर लेंगे बट हम उस कब्जे को कायम नहीं रख पाएंगे। क्योंकि जिस तरह से लोगों का जज्बा उठा है रशिया के अगेंस्ट, अगर उन्होंने कब्जा कर भी लिया, ऑक्यूपेशन कर भी लिया, तो वो उसको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। ये चीज रशिया भी समझता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि जिसकी वजह से कि अगर कल को ऑक्यूपाई कर भी लेते हैं वो यूक्रेन को, उतनी ही स्पीड से उनको यूक्रेन को छोड़ना भी पड़ेगा, क्योंकि आम जनता उनको वहां पे सर्वाइव नहीं करने देगी। मेरा ऐसा मानना है।
निखिल जी, अपूर्व जी, आप दोनों ही का बहुत बहुत धन्यवाद मैं करना चाहूंगा इतनी अहम सवालों पर इतनी अहम बातचीत करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और देखिए दर्शकों को यहां ये बता दें कि यूक्रेन से युद्ध करना रूस को भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे रूस को युद्ध करना महंगा पड़ता जा रहा है। ये रूस युद्ध से रूस की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा चुकी है। आज रूस की जो मुद्रा है रूबल, उसमें भारी गिरावट देखी गई है। डॉलर के मुकाबले रूबल में 30% की गिरावट आई है। युद्ध से रूस के शेयर बाजार में गिरावट का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें रूसी अरबपतियों को 126 अरब डॉलर से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ा है। रूस के सबसे रईस व्लादिमीर पुतिन को 3 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। युद्ध ज्यादा दिनों तक चला तो उन्हें और भी घाटा होगा। रूसी बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक भुगतान प्रणाली जो है स्विफ्ट से बाहर है। तो अब यहां अर्थव्यवस्था भी चरमराती जा रही है रूस की। इसीलिए रूस जो है वो अब ये कह सकते हैं कि उसका दम अब फूलने लगा है। लेकिन बावजूद इसके ये नहीं कहा जा सकता कि अभी ये युद्ध यहां से किस तरफ जाएगा। चलिए हम लगातार यूक्रेन और रूस पर अपनी नजर रखेंगे। यहां हालात क्या बनते हैं, क्या बिगड़ते हैं, आपको पल पल बताते रहेंगे। न केवल खबर बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते रहेंगे। लेकिन अब जागते रहो के एडिशन को खत्म करने का वक्त आ चुका है। कल रात 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आज की रात के लिए मुझे इजाजत दीजिए। शुभ रात्रि, शब बखैर।